के शो में। बदीन में पानी का मसनूई बहरान, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार अली शाह जिम्मेदार करार। सरदार अली शाह के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई, ताहाल अहम ओहदे पर फाइज। 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह में शाहाना इखराजात, डीएसपी के खिलाफ एक्शन। कोटरी बैराज अक्रमवाल लाइन चैनल की मखदूश हालत, 15 अरब रुपए के फंड्स कहां गए? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन सवाल हम उठाने लगे हैं जी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई, इदारों के एक्शन होते हैं, उसके बावजूद वो अपने ओहदों पर बहाल रहते हैं। वो करोड़ों रुपए की करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, जो कि वो कन्फेस भी करते हैं लिख कर के हमने करी है। उसके बावजूद वो चंद लाख रुपए देकर उस करप्शन से निकल जाते हैं। वो महज चंद लाख रुपए महाना आमदनी के साथ अरबों रुपए के असासे बनाते हैं, जो असासे पूरे मुल्क में होते हैं और इंटरनेशनली भी पाए जाते हैं। और पाकिस्तान में उनको, उनके शहर में, उनके इलाके में उनको सऊदी प्रिंस से तशबीह दी जाती है। जब वो कंडियारों में सरदार अली शाह साहब घूमते हैं तो उनको एक सऊदी शहजादे जैसा कहा जाता है जी। उनका प्रोटोकॉल होता है, आगे पीछे गाड़ियां होती हैं और गाड़ियां माशाल्लाह इतनी होती हैं कि घर के अंदर गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं, गाड़ियां घर के बाहर तक खड़ी होती हैं। अब ये सूरत हाल तो उनके असासों की है, लेकिन स्पेसिफिकली आज आपके सामने हम ये जरूर बात करेंगे कि जो स्पेसिफिकली जो टेल एंड एरियाज में सूबा सिंध के पानी का आर्टिफिशियल बहरान, जो शॉर्टेज हुई थी, वाटर क्राइसिस, वो शॉर्टेज जो हुई थी उसके अंदर किसका किरदार बेनकाब हुआ था और उस किरदार के बेनकाब होने के बाद सिंध हुकूमत ने क्या एक्शन लिया था। और उस एक्शन होने के बावजूद आज भी आरबीडी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरदार अली शाह हैं और इसी तरह से दीगर पानी के मसाइल से मुतालिक और फिर सूबा सिंध में आईजी की जो तैनाती है, इस मुतालिक अहम प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इस रिपोर्ट में जो आपके सामने हम रखते हैं, 2 सीनियर इरिगेशन ऑफिशियल्स थे जिनको आर्टिफिशियल वाटर शॉर्टेज की बुनियाद के ऊपर हटाया गया था। अब यहां जो आपको बताएं, स्पेसिफिकली रोहरी कनाल सर्कल के जो इस वक्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे सरदार अली शाह, रोहरी कनाल का जो नसीर डिवीजन है, यहां पर बेसिकली कहा गया था कि जो बेसिकली वास्ट एग्रीकल्चर लैंड पीरपुर खास और बदीन में, वो रोहरी कनाल के नसीर डिवीजन से जो है उसका पानी सप्लाई होता है, वहां से उसकी जो सप्लाई लाइन जाती थी। तो बेसिकली बदीन बुरी तरह मुतासिर हुआ था इस आर्टिफिशियल वाटर शॉर्टेज से। इस रिपोर्ट में इरिगेशन सेक्रेटरी ने यह भी कहा था कि सरदार अली शाह से जब वो मिलने गए थे तो सरदार अली शाह ने इस वक्त जो है उनसे मिले नहीं थे, मेडिकल लीव का बहाना बना दिया था और मेडिकल लीव की बुनियाद के ऊपर वो इस मीटिंग से, यानी इस इंक्वायरी जब उनके खिलाफ हो रही थी, वो इस इंक्वायरी में पेश नहीं हुए। इसमें यह भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि मिसमैनेजमेंट वाज सो ऑब्वियस दैट इन ऑर्डर टू कवर अप द नेग्लिजेंस and make flows available in shortage hit areas, exceptional guages are recorded. For instance, gauge at Rohri Canal's cumulus regulator Nawab Shah downstream was recorded as high as 7.1 feet, which is usually 5.3 feet. यानी मिसमैनेजमेंट और नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए तरह तरह के काम किए गए और इस नेग्लिजेंस और करप्शन को इस बुनियाद के ऊपर मुराद अली शाह साहब वज़ीर सिंध ने इनको हटाया। लेकिन हटाने का फायदा क्या हुआ आखिरकार, क्योंकि वो फिर आरबीओटी हैदराबाद सर्कल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए। बदीन में होने वाले इस वाटर क्राइसिस को, आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस पर डिटेल में गुफ्तगू भी करते हैं और हमारे साथ बदीन क्या बल्कि पूरे मुल्क की एक बड़ी अहम सियासी शख्सियत बैरिस्टर हसनैन मिर्जा साहब इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। जीडीए के आप इस वक्त यहाँ पर हेड भी करते हैं जीडीए की तमाम पार्लियामानी पार्टी को। हसनैन मिर्जा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये एक इंजीनियर की कहानी है, हमने प्रोग्राम में सुनाई भी डिटेल में कि इससे पहले हम डिटेल प्रोग्राम चुके हैं कि किस तरह से एक इंजीनियर अरबों रुपए के एहसास से रखा हुआ है। लेकिन ये जो मामला है ये आपके स्पेसिफिक हल्के का है, ये नसीर डिवीजन, ये और ये इसके साथ साथ जिन लोगों के नाम है, ये जिन्होंने एहतजाज किया था, एक माता काश्तकारों ने, आपका हल्का इफेक्ट हुआ था। ये क्या मामला था, ये क्या है नसीर डिवीजन, क्या हुआ था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सैफान, जो आपने ये इंतहाई अहम बर्निंग इशू रेज किया है और ये एक बेहिसी और बेबसी की कहानी आपने दिखाई है हमारे व्यूअर्स को। एक अजीब व गरीब कैफियत है। ये नसीर कनाल रोड़ी सर्कल से निकलती है। इस पे ये 2-3 अजला, इनफैक्ट टंडोला डिस्ट्रिक्ट भी इस पे पूरा डिपेंडेंट है। देयर आर ऑलमोस्ट 10 शुगर मिल्स जिनका कैचमेंट एरिया ये एक कनाल फीड करती है। सो इसका जो कंपोनेंट है इन द नेशनल इकोनॉमी, नेशनल अग्रेरियन इकोनॉमी, वो इट इज इन बिलियंस ऑफ रुपीज का वो इम्पैक्ट पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें नसीर कनाल में तकरीबन 54 इलीगल डायरेक्ट वाटर आउटलेट सैंक्शन किए गए हैं,
जो डायरेक्टली अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर सिंध की है, उन्होंने अपने इख्तियार के तहत अलॉट किए थे ये डीओज, जो ना किसी रोटेशन शेड्यूल में आते हैं और ना किसी हर एक वाटर कोर्स की माप होती है, एक मेजरमेंट होती है, उसको एक वाटर एलोकेशन होती है। बट ये डीओज कुछ इतने अहम और ताकतवर लोगों के हैं कि इन पे कोई कानून लागू नहीं होता, ये कानून से बालातर हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है हमारे बदीन ज़िले के काश्तकार हैं, उन्होंने एक तंजीम बनाई, सिंध आबादगार तंजीम, फार्मर्स ने, और काफ़ी एजिटेशन की। वो महीने नहीं, इनफैक्ट साल सरापा एहतजाज रहे। और बदीन से लेकर हैदराबाद से कराची भी आए और आखिरकार जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्लामाबाद में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। और जो कुछ बेहतरी सिस्टम में आई है वो आई है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को टेकअप किया, इस पर नोटिस लिया और बड़ी सख्ती से अहकाम जारी किए, जिसके बाद कुछ ऑफिसर्स का तबादला भी हुआ और नसीर कनाल की पार्शल लाइनिंग भी हुई है और कुछ अब कानून उस पर लागू होना शुरू हुआ है। बेहसी ये है कि वाई हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं, हम सूबाई खुद मुख्तारी और एक एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी की बात करते हैं, बिल्कुल, और जहां बात ठीक है उधर हम बहैसियत अपोजिशन सिंध हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं इन इशूज पे। बट ऐसा क्यों है इधर कि आपका रेट अपने ही ऑफिसर्स पे नहीं चलता? क्या ये इरिगेशन का अमला जिनके नाम आप ले रहे हैं, सरदार अली शाह का, जिसका हम दिखा सकते हैं अगर फुटेजेस अगर प्लीज आप दिखा दें, क्योंकि ये हाँ, और जी तो ये मामला बड़ा अहम है इस वक्त, इरिगेशन का ये अमला इस वक्त है। और बिल्कुल ये बड़ा एक सवाल पेश आता है कि अभी सीएम साहब क्योंकि काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम के लिए इरिगेशन का महकमा इनके पास ही इन्होंने खुद अपने पास रखा हुआ था, तो ये सवाल होता है कि क्यों आप जब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको अपने ही अमले पे आपका रेट क्यों नहीं चलता? ये डोरें कहाँ से खींचे जा रही हैं? ये कौन चला रहा है सिंध हुकूमत? लेकिन ये लोग तो ये अफसरान वीआर भी कर चुके थे, और मैं तो बता इनकी डिटेल्स आगे निकलवाई कि नैब को पैसे वापस कर भी ये रोड़ी कनाल की लाइनिंग के अंदर जो बेसिक नैब का रेफरेंस कहता है कि सीसी लाइनिंग वाज फाउंड लेस देन द मेजरमेंट एंड साइट रिकॉर्डेड इन एमबी एज पर एक्सपर्ट रिपोर्ट व्हिच कॉज लॉस टू द नेशनल एक्सचेकर टू द ट्यून ऑफ 9.09 यानी 90 मिलियन तकरीबन इस पर जो है पता है। तो ये 4 लाख रुपए का वीआर करके निकल गए, फिर ये 2016 में वीआर करते हैं, 2017 में ये आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस करते हैं, और उसके बावजूद आरबीओडी में ये इस वक्त बैठे हुए मनसब के ऊपर आला तरीन। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है नहीं है सिंध गवर्नमेंट में, क्या हो क्या रहा है आखिरकार? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जैसे आपको पता है कि वीआर हो या प्ली बार्गेन हो तो उसमें एक कंपोनेंट होता है एतराफ जुर्म। जिसने पैसे वापस दिए होते हैं वो ये एतराफ़ करता है कि मैंने ये करप्शन की, आई एम गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड क्राइम, और उसके बाद जो एक्शन होना चाहिए था बाय सुपरसीडिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री हो या चीफ एग्जीक्यूटिव शाह साहब हो, उनको उधर ही फिल फॉर जो नौकरी से खारिज कर देना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि थोड़े वक्त के बाद उनको रिहेबिलिटेट करके कहीं और डिफरेंट पोस्ट पे बिठा दिया गया। अब यही चीज, ये कानून इलेक्टेड नुमाइंदे पे अप्लाई नहीं होती। 62 और 63 जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर एक दफा यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड तो यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ, सदाकत और अमानत। यही चीज ये क्यों सरकारी मुलाजमों पे नहीं अप्लाई होती? ये अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का अपना रेट उन पे नहीं एक्सरसाइज कर सक रहे तो ऑब्वियसली सिंध की आवाम, पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछेगी कि ये इख्तियार लगता है कि सीएम हाउस नहीं बट किसी और हाउस से चलाया जा रहा है। और ये ऐसा भी है कि ऐसा क्योंकि आप सिंध गवर्नमेंट को देखते भी हैं, विजिलेंट रहते हैं कि कुछ अफसरान ब्यूरोक्रेसी में इतने मजबूत हैं, ये या जैसे डिपार्टमेंट्स में जो मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, वो एक माफिया की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि उनके ताल्लुकात शायद मिनिस्टर से भी ज्यादा के हैं, मिनिस्टर तब्दील हो जाते हैं उन महकमों के, लेकिन वो अफसरान वहां बरजमान रहते हैं, बल्कि और स्ट्रांग होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। ये भी हो रहा है। ये नैब की जो रिपोर्ट आपने रखी है सामने, इसमें इनफैक्ट कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के भी नाम हैं। मैं आपको ये बताता चलूं सैफान साहब, बड़ी बदकिस्मती है सिंध में, हमारी एडीपी स्कीम्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते हैं। अच्छा। डिपार्टमेंट्स में कितने फंड्स रखते मुख्तस किए जाने वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स ही डिक्टेट करते हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से ऑफिसर्स उनको मनपसंद चाहिए वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स बताते हैं। और फिर आखिरकार
जैसे अभी आपने दिखाया अपना अकरम वाह की कंडीशन जी, बड़ी बदकिस्मत यह है कि फिर सिंध के आवाम को भुगतनी ये सूरत हाल पड़ती है। अकरम वाह पर भी अब ये जो आप देख रहे हैं अकरम वाह है, ये इस वक्त ये अकरम वाह में 15 रुपए के फंड रखे गए थे रिहैबिलिटेशन के लिए। ये मामला भी हसनैन मिर्जा साहब ने उठाया था, इसको इस पर डिटेल में पूछेंगे भी आपसे कि माजरा आखिर है क्या 15 बिलियन रुपीस का, और फिर आईजी के इशू पे भी। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा वापस आते। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह से रोडी कनाल सर्कल और बिलखुसूस नसीर कनाल का जो उसका डिवीजन है, उसका पार्ट है, उस पर आर्टिफिशियल क्राइसिस पानी का क्रिएट कर कर बदीन को नुकसान पहुंचाया गया। बदीन के साथ साथ और भी मीरपुर खास को भी नुकसान पहुंचाया गया, टेल एंड एरियाज को नुकसान पहुंचा। और जिम्मेदार जो इंजीनियर थे सरदार अली शाह, जो रोडी कनाल सर्कल के एसई थे, यानी पीडी भी थे, एसई भी थे, वो इंजीनियर जो था वो प्ली नैब के साथ वॉलंटी रिटर्न करके उससे पहले रोरी कनाल में होने वाली करप्शन पर पैसे वापस कर चुका था नैब को 4 लाख रुपए। और उस केस से निकलने के बाद इसमें मुलव्विस हुआ, मुराद अली शाह साहब ने हटाया, आज वो आरबीओडी का डायरेक्टर बन गया, और ये सब कुछ चलता रहा। उसका लैविश लाइफस्टाइल जो है वो हमारे सामने नजर आता है। मैं ये लैविश लाइफस्टाइल आपको दिखा इसलिए रहा हूं कि आप ये देखें कि इस वक्त ये लाइफस्टाइल है कि बड़े बड़े पैलेस हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं। आज एक बड़ा अच्छा एक्शन भी हुआ है जब एआईजी की तरफ से, जब वो एक पुलिस ऑफिसर के घर पे शादी में खाना खाने गए डीएसपी की, तो वहां उन्होंने अंदाजा लगाया जी कि ये डीएसपी साहब हैं जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, अयूब भरोई जिनका नाम है, जिनके शादी थी, तो वहां पर तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का जो इस वक्त खर्चा उन्होंने किया था, 7 से ज्यादा खाने थे। उनका लाइफस्टाइल देख के एआईजी साहब ने नोटिस लिया, और नोटिस के बाद उन्होंने कहा जी कि ये आपकी जो एनुअल तकरीबन जो है 15 लाख बनती है, 1.5 लाख रुपए महीना बनती है ज्यादा से ज्यादा आमदनी, और आप इतनी लाविश लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये एआईजी की तरह से सवाल उठा, और उन्होंने कहा जी कि आप जवाब दें, वरना नैब को यू आर देयरफॉर hereby directed to explain your position within 7 days from the receipt of this letter, और फिर उसके बाद why your case should not be referred to NAB। ये सिर्फ दिखाना मकसद ये है कि हम दोबारा सरदार अली शाह की अगर उस पर आ जाएं, इसका नाम क्या है, फोटोज पे, तो हम आपको अंदाजा लगाए कि यहां भी इन डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जिनके अरबों रुपए के असासे बन गए। तो क्या कोई एक्शन लेगा नहीं लेगा, ये बड़ा सवाल है बुनियादी हमारा। और जो इस वक्त अकरम वाह लाइन चैनल का हमने आपको फुटेज दिखाया था, उस पर हसनैन मिर्जा साहब की हम बात करेंगे। सर, आपने भी ट्वीट किया, आपने बताया जी कि पिटिफुल कंडीशन ऑफ अकरम वाह लाइन चैनल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कोटरी बराज इरिगेट डिस्ट्रिक्ट्स एंड हैज अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इकोनॉमी। और फिर इसमें साथ आपने 15 अरब रुपए के फंड का जिक्र किया जो बजट में रखे गए लेकिन खर्च नहीं हुए। क्या वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में इधर उधर चले गए, ऐसे सरदार अली शाह जैसे लोगों के लिए? क्या हुआ वो? ये बजट मुख्तस हुई थी 18-19 की पीएसडीपी प्रोविंशियल पीएसडीपी में, सिंध असेंबली में आया था। उधर मैंने अपनी बजट स्पीच में भी ये पॉइंट आउट किया था। 15 अरब रुपए स्पेशल एक मुख्तस किए गए थे फॉर द लाइनिंग ऑफ मेन कनाल्स। अब जो नहीं जानते उनके लिए जरा वजाहत करना जरूरी है कि मेन कनाल एक टेक्निकल डेफिनेशन है उन कनाल्स की जो डायरेक्टली बैराज से निकलती हैं, दरिया से निकलती हैं, तो गुड्डू की हैं, सखर एंड देन कोटड़ी बैराज से। तो अकरम जो है चैनल, लाइन चैनल भी कहा जाता है इसको, अकरम वाह को, ये डायरेक्टली कोटड़ी बैराज से ओरिजिनेट करती है। जैसे आपने बताया मोर देन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का भी हिस्सा आता है, टनो मोहम्मद खान बदीन का, तो ऑलमोस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स ये इरिगेट करती है। और अगेन एक आप शुगर सेक्टर देख लें, राइस क्रॉप देख लें, स्पाइसेस, मिर्चें, डिफरेंट, काफ़ी इसमें बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी की वंस अगेन। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन इस पे अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इज मोर देन 2.5 मिलियन पर्सन्स जो जिनका मुआशी सारी डिपेंडेंसी इस एक चैनल पे है। जो आपने फुटेज में भी दिखाया है कि इंतहाई अफसोसनाक, ये मैंने खुद उधर विजिट किया था, मैंने खुद ये वीडियो निकाली थी, एंड बहुत एक दिल दुखता है ये सूरत हाल देख कर, जब पैसे भी हमारे बहैसियत टैक्स पेयर हमारे पैसे भी रखे गए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने वायदा भी किया है कि हम काम करेंगे, 2 साल गुजर भी गए हैं, हमारी मुआशी सारी डिपेंडेंसी ऐसे चैनल्स पे है, हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, बट मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही अफसरान की नज़र हो गया हो। ये तो मैंने सवाल भी पूछा था कि ये पैसे किधर गए,
और असेंबली में जब मैंने स्पीच की थी यही कहा था कि मेन लाइंस का क्लोजर, मेन चैनल्स का क्लोजर होता है फॉर हार्डली 3 वीक्स इन ए ईयर। जब आप 15 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं, ये जानते हुए कि उसको एक्चुअली डिप्लॉय करना, उसको खर्च करने के लिए आपके पास 21 दिन होंगे। मैंने उधर पॉइंट आउट किया कि खुदा न खासा ऐसा ना हो कि ये रकम भी पानी में बह जाए। बड़ी बदकिस्मती है कि लग रहा है कि कुछ ऐसा ही। लेकिन साहब ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली हो रहा है, जैसा मैंने अभी मिसाल दी थी छोटी सी डीएसपी वाली, वो भी बहुत कम है क्योंकि मामला तो एसपी एसएसपी तो सब जगह होनी चाहिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इरिगेशन में जो लेविश लाइफस्टाइल, कुछ अफसरान, कुछ इंजीनियर्स लेवल के लोग और इरिगेशन के कुछ करता धरता जिनके बारे में हम डिटेल प्रोग्राम भी करेंगे, जी कहते हैं दूध वाले थे और दूध वाले से क्या क्या बन गए। हो क्या रहा है आखिरकार यहाँ पे? मतलब कोई देख भी रहा है क्या चल क्या रहा है? किसी के हाथ में, सीएम साहब के कंट्रोल में है? कौन देख रहा है सारे मामला, क्या चल रहा है? इसमें सैफान भाई हम क्या बोले, जब हाई कोर्ट ऑफ सिंध भी, सुप्रीम कोर्ट कई दफ़ा अपनी फाइंडिंग्स में ऑलरेडी वो भी एक पोजीशन बता चुकी हैं। जस्टिस सजाद अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, उनकी कमेंट्स आर देयर ऑन रिकॉर्ड, आपके मीडिया ने भी चलाई हैं काफ़ी दफ़ा, जो उनका ओपिनियन है ऑन गवर्नेंस का फुकदान और करप्शन, जो अनब्राइडल करप्शन जो हो रही है सिंध में, स्पेशली इरिगेशन डिपार्टमेंट में, या जो वाटर कमीशन जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत। आप मुझे बताएं ना कि क्या इसकी ज़रूरत क्यों दरपेश हुई थी? क्या इसकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम में ये क्यों समझा कि हम एक जुडिशियल कमीशन बनाएं और एक रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दें जो अदरवाइज एक प्रोविंशियल या इवन एट टाइम्स म्यूनिसिपल फंक्शन था? ये ऑब्वियसली एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंप्लीट फेलियर था। वो अपना रेट एक्सरसाइज नहीं कर सक रहे, गवर्नेंस का कोई नामो निशान नहीं है। ये तो आप मेन चैनल्स की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आप और नीचे जाएंगे जो सब्सिडरी कनाल्स हैं उनसे नीचे वाटर कोर्सेज में, उधर तो अमूमन उनके ना बैंक्स हैं, ना पाथवेज हैं, ना आप जा सकते हैं, ना आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अनफॉर्चुनेटली सिंध में गवर्नेंस की आज ये सूरत है। अच्छा, ये बदीन के साथ स्पेसिफिकली मामला क्यों है स्पेसिफिक? जैसे ये जो आर्टिफिशियल वाटर शॉर्टेज थी, ये हो गया आपका अकरम वाच चैनल, इसमें भी जो कुछ एरियाज, तो वाई ओनली बदीन? ये मतलब क्या, किस चीज का मतलब? सुबह सिंध के दीगर शहर हैं या कराची, हैदराबाद, पूरा ये बदीन के साथ क्यों इतना स्पेसिफिक रवैया रखा जा रहा है? क्यों ऐसे अफसरान करप्ट लोग लगाए जा रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? अकरम वाह के 4 सब डिविजन हैं जिनमें से 3 बदीन डिस्ट्रिक्ट के लिए ही हैं जी। और अमूमन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वही इसका कैचमेंट एरिया है जहां पीपल्स पार्टी ने एक इबरतनाक शिकस्त हासिल की थी 2015 की लोकल बॉडीज इलेक्शन में। अच्छा। और कल भी मैं एक शो पे बैठा था तो मौसूफ मेरे साथ थे, काबिल एहतराम, वो फरमा रहे थे कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करते। तो ये ऑब्वियसली सवाल पेश आता है कि आप इंतकामी कार्रवाई सिर्फ फर्दी नहीं, बट ये तो आप इज्तिमाई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे बदीन डिस्ट्रिक्ट को एक इंतहाई मुआशी बहरान और सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, जो एक लॉजिकल डिजास्टर जो जिस आप आर्किटेक्ट जो कर रहे हो उसकी रकम कौन अदा करेगा? जो रेट ऑफ सी इंट्रूजन है, जिस स्पीड से हमारी जमीन समंदर के हवाले की जा रही है, जो उधर गुर्बत का आलम पैदा हो गया इसकी वजह से, जो डिस्प्लेसमेंट, इंटरनली डिस्प्लेस हुए लोग, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अर्बन सेंटर्स जहाँ ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव है, ऑब्वियसली इसकी वजह से फिर आपकी क्राइम रेट भी बढ़ती है। तो आपने पूरा एक इलाके की इकोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हर चीज तबाह कर दी। और ये मैन मेड क्राइसिस है, वो तो चले सी इरोजन जो हो रहा है वो तो सही है, लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स लेवल के ऊपर जो करवाया जा रहा है, दिस इज ऑल मैन मेड। ये तो जिस तरह आर्टिफिशियल वाटर शॉर्टेज, सदार लिशाई, सब ये क्या हो रहा है आखिर? ये तो मैन मेड क्राइसिस है। एब्सोल्युटली। ये इरसा की भी रिपोर्ट आ गई है कि लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जो बारिशें और बर्फबारी की सूरत हाल थी उसकी वजह से 10 ईयर एवरेज जो वाटर सप्लाई सिचुएशन थी उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिकॉर्ड हुआ था लास्ट ईयर। जब सिस्टम में, आपके डैम्स में, आपके जो अंतराज हो रही है गुड्डू अपस्ट्रीम सिंध में जो पानी आ रहा है उसमें सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ है, तो फिर कोई जवाज नहीं रह जाता। और ये बदीन की आवाम ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब आप कोटड़ी बैराज डाउन स्ट्रीम दरिया में, समंदर में आप पानी छोड़ रहे हैं, आप फ्लश कर रहे हैं टू द सी, और उसके बावजूद उधर फ्लड लाइक सिचुएशन है और हमारे पास बदीन के एग्रेबल लैंड्स में जो है वो कहत की सूरत हाल है। थर एक कुदरती सहरा है, बदीन एक सहरा नहीं है, इसको सहरा बनाया जा रहा है और फकत सियासी इंतकाम लेने के लिए।
अच्छा, ये जो एक आर्टिकल रिसेंटली खुर्रम हुसैन साहब लिखते हैं, इकोनॉमी बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा था, उसमें उधर उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कोट किया था किसी एक्सपर्ट को कि आई रिकॉल हियर अ स्टोरी अबाउट द टेलीमेट्री सिस्टम दैट वापडा had installed on the Indus during the 2000, which was staunchly opposed by the big feudals of Sindh because it began to yield precise flow of data which revealed where water theft was taking place. ये जो सिस्टम था, ये लगाया गया था, ये पानी का मसला डिस्कस हो ही रहा है और चोरी, करप्शन, अफसरान बेनकाब हो रहे हैं। ये फिर कौन से फ्यूडल से जो उड़ के इन्होंने इस सिस्टम को हटवाया था 2000 के अंदर, ये क्या माजरा हुआ था? 2005-6 में ये लगाया गया था। अच्छा, टेलीमेट्री सिस्टम, और सिंध के तो तीनों बैराजेस में इंस्टॉल हो गया था जी। अपना गुड्डू, सखर एंड कोटरी बैराजेस में। 2008 में जैसे इंतखाबात हुए और नई हुकूमत आई, तो उसके पहले ही साल में इसमें बताया गया कि देयर आर टेक्निकल फॉल्ट्स, कुछ मिस्टेक्स हैं या उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, और इंस्टेड ऑफ कि उसको ठीक किया जाता, फैसला किया गया कि इसको सिस्टम को निकाल के ही जाके रिमूव, डिसमेंटल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो वो अब 2009 से लेकर समझें कि अभी तक 11 साल दौरे हुकूमत सिंध में एक ही पार्टी की रही है, और लगता है कि उन्हीं का ही फैसला है। बैराजेस आर अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद तो उधर वो नहीं चल रहा। और इंस्टेड ऑफ कि एक हम मॉडर्न लाइंस पे, टेक्नोलॉजी दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की करके चली गई है और हम दुनिया से कदम मिलाने के बाद इंस्टेड ऑफ जो है हम पीछे जा रहे हैं। सही। हमने टेलीमेट्री सिस्टम उतार के एक रूडिमेंट्री और एक मैनुअल सिस्टम पे चले गए हैं जो 100 साल 150 साल पुराना। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इस ब्रेक के बाद आएंगे तो क्योंकि आप पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मेंबर, तो हम इनसे पूछेंगे आईजी सिंध की तैनाती के ऊपर जीडीए के भी मामला थे, बतौर खुद इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, और साथ साथ हम जरूर आएंगे कि जो जर्नलिस्ट को इस वक्त मर्डर किया गया सूबा सिंध में रिसेंटली, आखिरकार माजरा क्या है और क्या एक्शन इस पर जीडीए भी प्लान कर रही है ऑन दिस, क्योंकि मामला फ्रीडम ऑफ प्रेस का है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, राइट टू स्पीच का, इंफॉर्मेशन का है। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकाइक बेनकाब हो रहे हैं। इरिगेशन में जो हुआ, बदीन के साथ जो हुआ, कौन कौन से किरदार मुलव्वस थे, उन चेहरों से पर्दा उठाने के बाद हम इस पर जरूर आएंगे कि सियासी तौर पर जीडीए यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जो इस वक्त आईजी सिंध के तबादले पर कुछ तहफुजात सामने आए थे, और इन तहफुजात की बुनियाद के ऊपर इस मामले पे काफी चीजें इस वक्त जो है टर्न अराउंड हुई, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस पर मजामत भी हुई, लेकिन फाइनली हम देखते हैं जी कि जीडीए एक तरह से फतह हुई उनकी इस मौकिफ में। लेकिन तबादले को लेकर मामलात क्या थे, अंदरूनी कहानी जो है असल में वो हम जानेंगे और बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हसन मिर्जा साहब, आप पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मेंबर भी हैं। अब वहां तो हम देखते हैं कि एक तरह से नाइस किया जाता है पुलिस की जो कारकर्दगी है उसको बहुत से, और सिंध गवर्नमेंट ने जो मेरे सामने रखा है तो पूरी चार्जशीट है आईजी सिंध के खिलाफ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन से लेकर आप कौंसिल जनरल से डायरेक्ट मीटिंग कर रहे थे तो आपने इस वक्त इधर कॉन्टैक्ट्स रख लिए तो आपने हमें जवाब सही नहीं दिया, एंड यू आर इस बात पर तक कि आप इसको फोर्स कह रहे हैं, ये फोर्स नहीं है, ये तो एक सिविल सर्विस है। तो क्या हुआ, क्या पब्लिक सेफ्टी कमीशन में, क्या इजलासों में हुआ, क्या मामला अब है, क्या आखिरकार इसको लेकर, इस मामले को लेकर? सैफान साहब, ये आपने बोला फतेह हुई है जीडीए की, मेरे ख्याल से जीडीए की या किसी भी सियासी जमायत की ना फतेह और ना शिकस्त हुई है। जो हुआ है वो फतेह हुई है कानून की। सेक्शन 12 है पुलिस एक्ट 2019 का, जो इधर सिंध असेंबली ने पास किया, सिंध सूबे का कानून है, जो ऑब्वियसली अक्सरियत राय जो है वो पीपल्स पार्टी की है। कानून पास हुआ है, सेक्शन 12 उसमें वाज़े तौर पे कहता है कि जो तरीक़ेकार आईजी को चेंज करने का है वो बाहमी मुशावरत है बिटवीन द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट, और साथ लिखा हुआ है कि मुस्बत दलाइल की बुनियाद पे फॉर कंपेलिंग रीजंस। अब आ जाए आप वाली बात पे, पहले तो जो अटैक हुआ आईजी के पर्सन और ऑफिस पे, वो एक पब्लिक डोमेन में एक सिर्फ मीडिया के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उसके थ्रू पहला जो कदम लिया गया वो था जब कैबिनेट का सेशन कॉल किया गया, और उसमें जो ये 7 या 8 नुकाती जो जवाज सामने आए जी। अब उनमें अगर देख लिया जाए कि फॉर कंपेलिंग रीजंस वजनायती दलाइल जो हैं वो कौन से हैं? आप कहते हैं कि किसी काउंसलेट के साथ, सफारत खाने से आईजी का डायरेक्ट रब्ता नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, ये अभी हाल का ही वाक़या है कि चाइनीज़ काउंसलेट में कराची में जो हमला हुआ था, उसमें अगर पुलिस ने रिएक्ट नहीं करना तो किसने करना है, और अगर पुलिस की हाईएस्ट ऑफिस ने रब्ता करके वो मैनेज नहीं करना
तो फिर किसने करना है? कैन वी अफोर्ड? आज जो मजमूई सूरत हाल है पाकिस्तान की, सिंध की, कराची की, जहां हमारे सफ़ीर मौजूद हैं, जो हम अपनी ग्लोबल एक पोजीशनिंग करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें कैन वी अफोर्ड के आईजी नहीं बट कोई और सेकेंडरी सब्सिडरी किसी और अथॉरिटी को बोल दिया जाए कि भाई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप कोऑर्डिनेट करें? तो उनकी रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट, दैट इज कि वो करें। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से अगर आईजी ने या सिंध पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है तो फिर सफारत खानों का भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उसके लिए राब्ता लाजमी है। तो अगर किसी और रूल्स में, माजी के प्रोसीजर या रूल्स में लिखा है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें तरमीम होनी चाहिए, ना कि इसको एक जवाज बताया जाए कि आईजी के खिलाफ। दूसरी चीज जो बोली गई कि आईजी की ऑफिस इस्तेमाल हो रही है हमारे खिलाफ एक मीडिया कैंपेन चलाने के लिए। अगेन, अगर कोई, मेरे ख्याल से आईजी ने खुद ने तो शायद कमेंट नहीं किया है, आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन फॉर द आईजी, बट जो मेरी नज़रों के सामने से जो चीज़ गुजरी है, जो पीपल्स पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी इल्ज़ाम एक एसएसपी पे लगाया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहा है। जी हाँ, डॉक्टर रिजवान। तो बजा बात उनकी भी किसी हद तक दुरुस्त है कि अगर उन्होंने जो रिपोर्ट्स उन्होंने पेश की हैं वो उनकी बनी हुई है और उस पर उनको पूरा फेथ है, बिलीफ है, तो एसएसपी का काम था एक्शन लें। और मैं इनफैक्ट आपके चैनल के थ्रू उनको यही कहना चाहूँगा, सारी पुलिस फोर्स को, कि आप और किसी खौफ और डर से बालातर होकर आपको मातहत काम करना है, सिर्फ और सिर्फ कानून के, ना कि मेरे, ना किसी और के। आपने कानून के मातहत होकर काम करना है और वो चीज़ ओवरव्यू करने के लिए ही पब्लिक सेफ्टी कमीशन बना है। और पब्लिक सेफ्टी कमीशन में आपके साथ जो रुकन है, क्योंकि ये भी कहा गया जी कि अमन अमान कंट्रोल करने में आईजी नाकाम हुआ है, इस पर आईजी से थोड़ा सा हटकर जो पीपल्स पार्टी की एमपी है इस पर रिसेंटली जिनका कत्ल हुआ, शी वाज आल्सो मेंबर ऑफ पब्लिक सेफ्टी कमीशन, आप भी मेंबर हैं। वो तो एक पर्सनल डिस्प्यूट है, दैट इज, वो हम कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से इसको रिलेट नहीं कर सकते ओवरऑल, यकीनी तौर पे पर्सनल डिस्प्यूट है। साथ में एक सहाफी का भी रिसेंटली हुआ है, वो तो पीपल्स पार्टी को थ्रेटन कर रहे थे, उसको पीपल्स पार्टी के लोग मेहराबपुर से, जो अजीज मेमन जिसको हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त। ये रिसेंट वाकयात आपको क्या कहते हैं इस वक्त, क्या आपकी इस वक्त इंप्रेशन है इनके बारे में जो अभी रिसेंट हुए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू ताज़ियत करना चाहता हूँ, कंडोल करना चाहता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़े हैं ये दोनों। शहनाज अंसारी साहिबा हमारी कॉलीग थी, ना ही सिर्फ सिंध असेंबली में बट पब्लिक सेफ्टी कमीशन की भी मेंबर थी, और अजीज़ मेमन साहब एक बड़े प्रोमिनेंट और वोकल, बड़े एक ब्रेव दिल रखने वाले सहाफ़ी थे, और कई इनकशाफ वो कर चुके थे माजी में। और इन दोनों वाक़यों की हम मज़म्मत भी करते हैं और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत भी करना चाहते हैं। मज़ीद अब इस बात पे आज आ जाएँ तो जो एमपीए साहिबा वाला कत्ल का केस है, उसमें अभी तक जो बातें जो सामने आई हैं, मेरे ख्याल से उनके हस्बैंड ने ही जाके एफआईआर फिर कटवाई है। फरियादी जो है वो उनके हस्बैंड हैं, और उन्होंने बताया कि हमारे फैमिली मेंबर ही हैं और शायद किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से ये हुआ और वाकया हुआ अभी घर के अंदर। तो दूसरी तरफ से बात की जाती है कि उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी और उनको फराहम की जानी थी। तो इसमें एक टेक्निकल चीज़ है। अगेन पुलिस एक्ट 2019 के बाद सिक्योरिटी फराहम करना, क्योंकि एक तरफ वीआईपी कल्चर का भी मिसयूज होता है, तो एक बैलेंसिंग एक्ट रखना था। जो थ्रेट असेसमेंट कमिटीज एक बनाई गई, जिसमें ना ही सिर्फ पुलिस बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर्स भी उसमें बैठते हैं, और उन्होंने फैसला करना है। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन लेटर मौसूल हुआ ये वाकया, उसके अगले दिन ही ये पेश हुआ है, जिसमें थ्रेट असेसमेंट कमेटी को बैठना, करना, इसको असेस करने का मौका ही नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि अगर उनको सिक्योरिटी फराहम कर भी जाती, तो आप मुझे बताएं, जब आप अपने किसी रिश्तेदार के घर में अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो क्या आप पुलिस का सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ, आप कमरे में जाकर बेडरूम में बैठे या लाउंज में बैठे, तो क्या सिक्योरिटी साथ खड़ी करेंगे, या वो गार्ड बेचारा वो बाहर गेट पे खड़ा होगा? सो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बट ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए, अब पुलिस को हैसियत पब्लिक सेफ्टी कमीशन हम इस चीज़ को भी ओवरव्यू करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन जो होनी है इस मर्डर में, उसमें कोई भी कमी पेशी ना रहे। वो थॉरली और प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एंड रिपोर्ट भी हम तलब करेंगे इंशाल्लाह बिफोर द पब्लिक सेफ्टी कमीशन। और अजीज मेमन के मामले में, क्योंकि ये
जी हाँ, अजीज मेमन साहब का भी जो कत्ल है, बहुत ही वोकल जर्नलिस्ट रहे हैं, KTN ग्रुप के साथ वाबस्ता रहे हैं। उनमें उनके लवाहिकीन जो हैं, उन्होंने जो FIR कटवाई है उसमें एक ही मालूम अफराद का नाम दिया है जो अरेस्ट हो चुके हैं, अंडर कस्टडी हैं पुलिस के और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एज फार एज दिस सिंगुलर केस इज कंसर्न्ड, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन भी होगी और कुछ बेहतर इसकी रिजल्ट सामने आएगी। मजीद मैं कहना चाहता हूँ कि जो जनरली सहाफ़त पे एक हमलावर सूरत हाल अभी पैदा हुई हुई है जी, सिंध में, इट्स अ वेरी डेंजरस टाइम टू बी अ जर्नलिस्ट। तो मैं तो गुजारिश करूंगा CM सिंध से, उनकी अथॉरिटी है कि वो या तो एक GIT बनाए या एक जुडिशल कमीशन बनाए जो ओवरऑल, अब देखें, हक राय जो है अपना ओपिनियन देना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लिबर्टी है जो हर पाकिस्तान के शहरी को है, और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर ऐसा इकदाम लेना पड़े जिसमें जुडिशल कमीशन बनाई जाए, तो आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव स्टेप। और इस बात पर तो यकीनी तौर पर इसकी इंक्वायरी आला सतह पर, जिस तरह कह रहे हैं GIT वगैरह होनी चाहिए। अजीज अहमद राकत के ऊपर आपका बहुत शुक्रिया साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहम तरीन मामला और बिलखुसूस प्रोग्राम स्टार्ट किया इरीगेशन डिपार्टमेंट और पानी की जो किल्लत, मसनूई बहरान पैदा किया गया, उसमें मुलविस अफसरान कौन कौन से थे, उनके चेहरे हमने बेनकाब किया। उसके साथ साथ आपको बताया जी कि सिंध में IG के तबादले के हवाले से GDA की सियासत या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो क्या थे,